अभिनंदन। आज का विषय है लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न। 10 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों महसूस किया कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलना चाहिए। आज इसी विषय पर चर्चा बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं शांत प्रकाश जाटव जी, साथ में हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद मलिक जी और वरिष्ठ पत्रकार दीपक कुचगवे जी। पुरानी यादों को ये लोग ताजा करेंगे। तो सीधा सीधा विषय पर हम आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर आज सुबह सुबह ये जानकारी साझा की है पूरे देश से। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें ये साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैंने उनसे बात की और उन्हें बधाई दी। आडवाणी जी हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं और भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जमीनी स्तर पर काम करने से शुरुआत की और देश के उप प्रधानमंत्री तक बने। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई थी। लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो देश के गृह मंत्री और डिप्टी पीएम भी रहे हैं। तो सूर्योदय देर से हुआ, काफी लंबे समय तक कुहासे के बाद सीधा सीधा जाटव जी से मैं मुखातिब हूँ, क्योंकि उनको बधाई देना जरूरी समझता हूँ कि आडवाणी जी से बहुत करीब आप भी रहे जाटव जी, और संघ की बहुत बड़ी भूमिका मुझे लगता है कि सूर्योदय के पीछे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दबाव रहा है। तभी शायद प्रधानमंत्री मोदी को पुनर्विचार करना पड़ा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। क्या कहेंगे जाटव साहब? आज हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को 96 वर्ष की आयु में भारत रत्न दिए जाने का जो ट्वीट है, जो एक्स पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सूचित किया, तो मैं समझता हूं कि देश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भी देश के देशवासियों को वाकई आज दिल से बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है एक अपने आप में एक ऐसे स्तंभ के रूप में उनको हम मान सकते हैं कि जिन्होंने देश के अंदर सभी धर्म और जातियों के बीच में एक बेहतरीन पकड़ रखी, बेहतरीन कार्य किया। और जिस तरीके से कराची में पैदा होकर के और भारत में आपने जिस तरीके से अपना राजनीतिक विस्तार किया, वो आज के नौजवान जो बच्चे हैं, नौजवान जो नेता हैं, उनके लिए बहुत कुछ सीख प्रदान करता है। और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि तमाम मंत्रालय आपने समय समय पर देखे, उन मंत्रालय में भी इनके जो काम जो है वो काफी बेहतरीन और प्रशंसनीय रहा, देश की प्रगति में रहा। और आज जिस तरीके से ये जो निर्णय लिया गया है कि वाकई उन तमाम जो हमारे बुजुर्ग नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक के रूप में हैं, उन सब के लिए भी मैं समझता हूँ कि आगे के लिए कि आने वाले समय में और लोगों को भी मिलेगा, एक बेहतर काम करने का एक मनोबल बनता है। एक जो भी लोग देश में, देश की प्रगति में, राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं, उनको समय पर सम्मान मिलता है। ये एक बहुत बेहतरीन कदम जो है वर्तमान सरकार ने उठाया है। हम सबको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। दीपक कुचगवे जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है श्याम प्रकाश जाटव जी ने कि जो नेता मार्गदर्शक मंडल में थे उनमें से एक नेता को सम्मानित किया जा रहा है। तो आशा बनती है कि बाकी भी नेता इससे सम्मानित होने की आशा करते हैं। बाकी भी नेताओं का कभी न कभी सरकार ध्यान देगी और उनको और भी अवसर देगी सम्मान प्राप्त करने का। क्या कहेंगे आप? ये मेरा पॉइंट पॉलिटिक्स का हिस्सा। जाटव जी, आपसी से सवाल मैं पूछूंगा कि ये जो कुछ हुआ है उसके पीछे वोट बैंक पॉलिटिक्स है। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने कुछ और बातें कही। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में
आडवाणी जी ने दशकों सेवा की और पूरी तरह से पारदर्शिता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध रहे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आडवाणी ने राजनीतिक नैतिकता में मानक स्थापित किए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आडवाणी ने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में अद्वितीय प्रयास किए हैं। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने, उनसे सीखने के अनगिनत अवसर मिले। अब देखिए, गुरु शिष्य परंपरा, पूरा देश जानता था कि आडवाणी जी मोदी जी के गुरु रहे हैं। तो 10 साल के बाद अपने गुरु की याद आई। एक दूसरा जो प्रमोद जी ने प्रश्न किया कि मार्गदर्शक मंडल की कितनी बार बैठक हुई जब से उसका गठन हुआ। ये 2 प्रश्न हैं और इसका उत्तर, उसकी अपेक्षा करेंगे हम लोग जाटो जी से। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि हमारी सरकार पिछले 10 वर्ष में देश में तमाम जिन लोगों ने देश के हित के लिए कार्य किए उनको समय समय पर सम्मानित किया। जिस तरीके से प्रणब मुखर्जी भाजपा के तो नेता थे नहीं, कांग्रेस के नेता थे, मगर चूंकि उनका देश के लिए एक बहुत बड़ा कार्य था, उन्होंने देश के लिए एक बेहतरीन कार्य किया था, उनको भी भारत रत्न दिया गया। ठीक इसी तरीके से अभी मलिक जी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी जिस वक्त में हम पोजीशन में थे एक दूसरे को, ठीक है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिताएं चलती रहेंगी, देश को प्रगति देने के लिए वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, और जिसने एक्चुअल में काम किया उसको सम्मान देने का भी दायित्व जो है, जो भी शासन कर रहा होगा उसकी जिम्मेवारी बनती है, जिसको बहुत बेहतरीन तरीके से इस वक्त में वर्तमान सरकार निभा रही है। और देखिए, हमारे तो प्रखर विरोधी के रूप में रहे मुलायम सिंह यादव जी, उनको भी सम्मानित करने में हम लोगों ने कोई गुरेज नहीं की। तो ऐसे में एक जो एक्चुअल में जो कुशल जो एक शासन होता है, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वर्तमान सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो देश के सामने रख रही है। और रही बात ये कि किस तरीके से ये डिले हुआ, समय आने पर हर चीज का समय तय है, समय आने पर सब कुछ हुआ, और आने वाले समय में और भी तमाम लोगों को इसी प्रकार से सम्मानित हमारी सरकारें करती रहेंगी। मार्गदर्शक मंडल की जो बात है, तो मार्गदर्शक मंडल जो है उसकी बैठक की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो समय पर मार्गदर्शन लेने के लिए आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। और मैं कई बार गया, जब मार्गदर्शक मंडल में आडवाणी जी आ गए तो कितनी मरतबा बैठा है, मैं उनकी कई बार चर्चाएं मैं बैठकों में करता हूँ। एक बार लखनऊ में बैठक हुई तो नाश्ते का प्रबंध जो है वो मेरे जिम्मे आया, तो इनको ब्रेड के साथ में शाम को दूध और हल्दी का सेवन करना था। तो हल्दी जो है हमने वो किचन में से ला करके दे दी, अरे नहीं ये वाली हल्दी नहीं चाहिए, और वो कच्ची हल्दी जो होती है वो चाहिए आप साहब। तो गाड़ी लेकर के हम दौड़े साहब कच्ची हल्दी लेने के लिए, तो वो कच्ची हल्दी लाई गई। मगर वो जो घटना है वो हमेशा याद रहती है मुझे, और इसी कारण से समय समय पर कच्ची हल्दी का सेवन हम लोग भी करते हैं। और उनकी जो स्वस्थ रहने का जो राज है, उसमें एक राज ये भी है। और इनके घर पर मैं एक मर्तबा गया तो इतना मटर, कई बोरे मटर पड़े हुए थे कि भाई ये क्या करते हैं कि उस वक्त मैडम जीवित थी, तो उन्होंने कहा कि ये डेली मटर का सेवन करते हैं, और तब से साहब हमने भी मटर खाना शुरू कर दिया। तो हम केवल राजनीति नहीं सीखते, खान पान भी सीखते हैं, और उनका जो स्वास्थ्य, ईश्वर उनको 100 साल से भी अधिक स्वस्थ रखे, उनकी तमाम चीजें हमने ग्रहण करी है। और मैं समझता हूँ आज इस डिबेट में जिस तरीके से हमने चर्चा की, तो और खान पान पर भी लोगों को, केवल राजनीति में खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। और इसी प्रकार से इनका जो है स्नेह आशीर्वाद हम सब देशवासियों को मिलता रहे, ईश्वर से कामना करता हूँ। खान पान ही नहीं जाटो जी, देखिए वो बहुत वाइड उनका हिसाब किताब था। संघ का रूट, उसको ग्रो करना, और भारतीय जनता पार्टी की जो दिशा मिलनी थी वो सब तो दिया उन्होंने।
मगर वो पर्सनल लेवल पे भी कुछ पत्रकार मित्र थे, कुत्ता प्रेमी थे, तो उनकी बेटी प्रतिभा पाटिल ने कुत्ते के पिल्ले भी गिफ्ट किए थे। अब बाद में हम लोग बहुत याद करते थे उन संदर्भों को। और कच्ची हल्दी से, चूंकि कई बार वो खुद जाने पे ऑफर करते थे कि ये कच्ची हल्दी का दूध भी पियो, तो ये सब चीजें थी उनके साथ, बहुत सारे संदर्भ है। लेकिन बात चूंकि हम लोग उनके भारत रत्न पे कर रहे हैं, तो 96 साल के अब हो चुके हैं। 1927 में पाकिस्तान के कराची में जन्म हुआ था, और पाकिस्तान में जन्म होने की वजह से, अब तो उस समय भारत ही था, लेकिन अब चूंकि जब जब पाकिस्तान के हवाले से हमारे एक सबसे ज्यादा प्रमुख पाकिस्तान के हवाले से अटैक करने वाले गिरिराज बाबू हैं, बिहार के नेता, केंद्र में मंत्री भी हैं, तो जब जब वो पाकिस्तान के हवाले से किसी पर अटैक करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई गिरिराज बाबू, आडवाणी जी को बोलो जरा कि वो चले जाएं पाकिस्तान वापस। ये सब राजनीति में ये सब चलता रहता है, एक दूसरे के बारे में कुछ कहना। लेकिन 1942 में ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए और आज़ादी के संघर्ष में, कहते हैं उनकी तरफ से लोग बताते हैं, योगदान दिया था। 1947 में देश के आज़ाद होने और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वो परिवार वहाँ से सिंध से दिल्ली आ गए वो लोग, और यहाँ पहले जनसंघ से जुड़े, फिर आपातकाल के बाद भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे। 1988 में पहली बार भारत के गृह मंत्री बने जून 2002 में, और मई 2002 से मई 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान वो देश के उप प्रधानमंत्री रहे। तो इतने कद्दावर नेता का इतने देर बाद, निश्चित रूप से जाटो जी, मुझे लगता है कि संघ के लोग नाराज थे, देर से उनको सम्मानित करने को लेकर भारत रत्न बहुत पहले दे दिए जाना चाहिए था। लेकिन आडवाणी जी को इस पुरस्कार को देने के बाद, भारत रत्न देने के बाद, बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि बिहार से आडवाणी जी का बहुत ही अलग तरीके का संबंध है। उनकी रथ यात्रा को रोका गया था, उनकी रथ यात्रा को बिहार के समस्तीपुर में रोका गया था, और बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े फख्र के साथ उस संदर्भ को याद भी करते हैं कि उस समय उन्हें गिरफ्तार करने वाले लालू प्रसाद यादव, फिलहाल लालू यादव की आत्मकथा छपी थी, उसे ही मैंने पढ़ा था, गोपालगंज टू रायसीना, माई पॉलिटिकल जर्नी। तो ये चर्चा में रही थी उस समय काफी, जब ये किताब आई थी। उसमें लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि उन्होंने आडवाणी की गिरफ्तारी में बाधा डालने वाले को गोली मारने का आदेश दिया था। इन शॉर्ट में, और जिस बयान के इस हिस्से को सुनाया जाटो जी, उसी हिस्से पर मैं बात करना चाहता हूँ। लालू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में कट्टरपंथ की तरफ जितना कठोर पंथी हो गए, उसके पीछे, उसकी जड़ों में आडवाणी जी का थॉट था, आडवाणी जी की भूमिका थी। क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, मैं इस चीज में सहमत नहीं हूँ कि कट्टरपंथ का जो विषय है, वो जिस तरीके से अभी लालू प्रसाद जी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो नेता हैं उनमें इस प्रकार का कोई कट्टरपंथ को लेकर के जो है मन में ऐसा भाव हो, ऐसा मैं इस चीज को नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को जिस तरीके से हम राम मंदिर अयोध्या के साथ में इन पर काफी अच्छी चर्चाएं अभी हम कर रहे हैं, इनका एक और बड़ा आंदोलन जो है भ्रष्टाचार को लेकर के भी रहा, और वर्तमान में चाहे हम दिल्ली में जिस पार्टी को देख रहे हैं और तमाम लोग, वो आंदोलन जिसको शुरुआत इन्होंने ही की और उसको शुरू करके फिर जिस तरीके से सबने उसको ग्रैब करके और भ्रष्टाचार का जो मूवमेंट पर काम करना शुरू किया, उसके जनक जो है उस दौर में मैं मानता हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ही रहे। उन्होंने तमाम देश में जो मूवमेंट चलाया उस वक्त में, शायद आप बहुत अच्छी तरह देख रहे थे उस वक्त में, तो वो जो मूवमेंट है हम समझते हैं कि वो भी एक बेहतरीन जो इनकी जो शुरुआत थी, वो शुरुआत और उसके आज जो जिस तरीके से ईडी और ईडी से जो भयभीत है विपक्ष, ये सब चीजें वहां से क्रिएट हुई, वहां से शुरुआत हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसके बाद में भ्रष्टाचार के जो नियम कानून और जिस तरीके से धाराएं हैं उनको
मजबूत करके और भ्रष्टाचारियों को पकड़ना और उस पर कार्रवाई करना, ये सब चीजें, तो उसमें जो है मैं समझता हूँ कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को हम छोड़ नहीं सकते। कट्टरपंथ बिल्कुल सही कहा, चूंकि आखिरी पायदान पे हम हैं श्याम प्रकाश जाटव जी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लाल कृष्ण आडवाणी ने जिस तरह से अभियान छेड़ा था एज ए होम मिनिस्टर होते हुए भी, वाकई बहुत काबिले तारीफ है। लेकिन क्या है कि उन जिन चीज़ों को उन्होंने छोड़ा था और जिसे मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, उसमें फर्क है। आडवाणी जी ने कम से कम दोषियों को पकड़ने में, लेकिन यहाँ है कि हमारे कैंप में अगर हो तो भ्रष्टाचारी नहीं हो, और दूसरे कैंप में हो तो भ्रष्टाचारी हो। यही फर्क है आडवाणी जी के भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन में और हमारे मोदी जी के भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन में। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं अगर आडवाणी जी को इस बार भारत रत्न की उपाधि नहीं दी जाती तो शायद 2000